हेलो एवरीवन। तो हम करने लगे ट्रांसलेशन। देखो, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स। आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे पास बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं: एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। मैसेंजर राइबोसोमल एंड ट्रांसफर आरएनए। जो ट्रांसफर आरएनए होता है, अगर इसके साथ अमीनो एसिड अटैच्ड हो तो हम इसको बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए, और अगर अमीनो एसिड अटैच ना हो तो हम इसको बोलते हैं अनचार्ज्ड। हमने ये देखना है कि हमने आरएनए से प्रोटीन कैसे बनाए। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ना, वो होता है कि हमें टीआरएनए मॉलिक्यूल चाहिए, वो भी चार्ज्ड, मतलब टीआरएनए विद अमीनो एसिड्स चाहिए हमें। तो देखो, हमारे पास एक एंजाइम होता है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। इसके ऊपर जगह है अमीनो एसिड के भी अटैच होने की, एंड एटीपी के भी बाउंड होने की, एंड टीआरएनए की बाउंड होने की। तो इसके पास अमीनो एसिड, एटीपी और टीआरएनए की बाइंड होने की जगह है। सबसे पहले हमारे पास एक अमीनो एसिड आया, जैसे वेलिन आ गया, इसके साथ एटीपी बाउंड कर गया। अब देखो, जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम ये क्या करेगा कि ये एंजाइम ऐसे कुछ रिएक्शन कराएगा कि एएमपी, यानी कि एटीपी में से दो फॉस्फेट ग्रुप निकल जाए बाहर और एक फॉस्फेट ग्रुप वेलिन के साथ अटैच हो जाए। तो हम इसको यहाँ पर बोलते हैं अमीनो एसिड एएमपी एंड एंजाइम। अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि टीआरएनए आएगा। अब ये जो टीआरएनए की अनचार्ज है, अनचार्ज टीआरएनए का मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी अमीनो एसिड अटैच नहीं है, ये अपनी साइड पर आके अटैच हो जाएगा। अब यही जो हमारे पास एंजाइम है, ये क्या करेगा, ये एंजाइम जो है ये टीआरएनए को चार्ज कर देगा, यानी टीआरएनए के ऊपर, ये हमारे पास टीआरएनए था, इसने टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड को जोड़ दिया एंड एएमपी को बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास चार्ज टीआरएनए, ये भी बन के बाहर आ जाएगा, चार्ज टीआरएनए, एंड अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेसिस फिर फ्री हो जाएगा। यानी अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम ने करा क्या, इसने वेलिन को जो है वो टीआरएनए के साथ अटैच करा दिया। इसमें एक चीज याद रखनी है हमेशा कि सबसे पहले अमीनो एसिड जो था वो अटैच हुआ, सबसे पहले अमीनो एसिड आया एंड देन उसके बाद टीआरएनए आया। सेकेंड प्रोसेस हमारे पास है कि हमने इनिशिएशन करानी है ट्रांसलेशन की। तो देखो, हमें पता है कि जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसलेशन कराने के लिए। जो हमारे पास राइबोसोम होते हैं उनके बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि इसके टू सब यूनिट्स होते हैं। एंड जो राइबोसोम होता है उसके टू सब यूनिट्स हमेशा अलग अलग रहते हैं। जैसे एक हमारे पास 50 है सब यूनिट है, एक 30 है सब यूनिट है, ये दोनों हमेशा अलग अलग रहते हैं। और ये जो सब यूनिट है ये बने होते हैं आर आर एन ए एंड सम प्रोटीन्स के। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक 30 है सब यूनिट आया, 30 है सब यूनिट आया, उसके साथ दो इनिशिएशन फैक्टर बाउंड करे हुए हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 3। अब देखो, हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास है एमआरएनए। तो जो एमआरएनए है और छोटा सब यूनिट है राइबोसोम का, वो आपस में जुड़ेंगे। अब कैसे जुड़ेंगे और कब जुड़ेंगे ये हमने देखना है। जो इनिशिएशन फैक्टर 3 है ना, वो हेल्प करता है, इनिशिएशन फैक्टर 3 हेल्प करता है एमआरएनए का इसके साथ बाइंड होने के लिए। एमआरएनए को स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड कराता है इनिशिएशन फैक्टर 3, और साथ ही साथ इनिशिएशन फैक्टर 3 ये भी कोशिश करता है कि जो बड़ा सब यूनिट है अभी इसके साथ वो ना जुड़े। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्टार्ट कोडोन होता है जिसका नाम होता है AUG, जिससे हम मानते हैं कि ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। AUG कोड करता है मिथियोनीन को, और AUG से 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड पहले एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को बोलते हैं शाइन डाल गार्नो सीक्वेंस। ये जो शाइन डाल गार्नो सीक्वेंस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट बनाता है, यानी राइबोसोम के साथ चिपकने में शाइन डाल गार्नो सीक्वेंस हेल्प करता है। इसके अंदर बहुत सारे प्यूरीन रिच बेसिस होते हैं, प्यूरीन रिच बेसिस। अब ये जो शाइन डाल गार्नो सीक्वेंस वाला एमआरएनए है, ये एमआरएनए राइबोसोम के छोटे सब यूनिट के आरआरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा, यानी आरआरएनए और एमआरएनए आपस में बाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमने चार्ज टीआरएनए था वो आएगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हमारे पास टीआरएनए है वो लेके आता है एफ नोट, यानी फॉर्माइल मिथ्योनिन। यूकैरियोट्स के अंदर सिंपल मिथ्योनिन होता है। अब ये एस्ट्रोजन फैक्टर 2 और जीटीपी के साथ बाउंड होगा। अब ये जो हमारे पास है, जो हमारा चार्ज टीआरएनए है, ये आके देखो चिपक गया। सबसे पहले ये मतलब 30 है सब यूनिट तो था ही, एमआरएनए भी था ही। एमआरएनए पे शाइन डाल गार्नो सीक्वेंस था, ये येलो कलर वाला। डाल गार्नो सीक्वेंस हमें क्यों चाहिए, पता करने के लिए कि भाई ट्रांसलेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, और ये कंबाइन होगा आर आर एन ए ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 2 दिखाया गया है, जिसके ऊपर लगा हुआ है चार्ज टीआरएनए। क्योंकि इस टीआरएनए के पास अमीनो एसिड है तो हम इसको बोलते हैं चार्ज टीआरएनए।
अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास है 5-CAU3-, इस तरीके से है 5-CAU3-, इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस है। अब ये पूरा का पूरा बन गया 30s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब देखो अब क्या होगा, अब बड़ा सा यूनिट बाइंड होगा। जब बड़ा सा यूनिट बाइंड होगा तो इनिशिएशन फैक्टर 3 हट चुका है, 1 भी हट चुका, 2 भी हट चुका, सब हट चुका है। तो जो बड़ा सब यूनिट है वो आके कंबाइन कर जाएगा, तो ये बड़ा सब यूनिट आके जुड़ गया। बड़ा सब यूनिट के ऊपर 3 साइड्स होती हैं, एक होती है ई साइड, एक होती है पी साइड, एक होती है ए साइड। तो ईपा साइड हमेशा होती है बड़े सब यूनिट के साथ। और जो हमारे पास एयूजी कोड था, जो फॉर्माइल मिथ्योनिन इन प्रोकैरियोट्स को कोड करता था, इस अकॉर्डिंगली ये आया है पी साइड के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा हमारा ये 50 सब यूनिट, 30 सब यूनिट, ये हमारे पास क्या है mRNA, येलो वाला शाइन डाल गानो सीक्वेंस ऑन द नेम ऑफ डिस्कवरर है ये। और 50 सब यूनिट ईपीए साइट हमारे पास ज्वाइन हो चुका। तो ये हमारे पास होगी इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। अब देखो अब हम देखते हैं एलोंगेशन कैसे होगी। एलोंगेशन कैसे होगी, एलोंगेशन के लिए कहने का मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए, हमें अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ना है ताकि हमारे पास एक पूरी चेन बन जाए। अमीनो एसिड की चेन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। एलोंगेशन कराने के लिए देखो हमारे पास, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हमारे पास वही सारा कॉम्प्लेक्स जो भी पहले बताया था, वो सारा कॉम्प्लेक्स हमारे पास बना पड़ा है। अब पी साइड के ऊपर, ये ई पी ए साइड, पी साइड के ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है एफमेट विद टीआरएनए। अब देखो हमारे पास क्या होगा, अगर हम सीधा थर्ड स्टेप पे जाते हैं एक बार समझने के लिए, हमारे पास एक नया जो अमीनो एसिड है वो आया है टीआरएनए के ऊपर बैठ के। फॉर्माइल मिथ्योनिन हमारे पास पहले से था पी साइड के ऊपर। ए साइड के ऊपर हमारे पास एक नया अमीनो एसिड विद टीआरएनए, मतलब चार्ज टीआरएनए हमारे पास एक नया आया है। इसके अंदर ये एलोंगेशन फैक्टर TUTS यूज होते हैं, जो कि अभी के लिए नहीं करने। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो हमारे पास है, धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो फॉर्माइल मिथ्योनिन है ना, ये सीरीन के साथ अटैच हो जाएगा। फॉर्माइल मिथ्योनिन और सीरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा। दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको बनाने के लिए हमारे पास एक एंजाइम भी यूज होगा, जो ऐसे बहुत लाइट कलर से यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज क्या करेगा, अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। बाकी पड़े ये अभी भी ईपी ए साइड पर ही हुए हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, ये जो नया जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है कौन सी साइड पर बना है, पेप्टाइड बॉन्ड बना है ए साइड के ऊपर। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या जाता है कि ट्रांसलोकेशन होगा, मतलब ये जो हमारे पास पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये आगे को शिफ्ट होगा, यानी ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। यानी ए साइड थोड़ी यहाँ हो जाएगी, पी साइड ए साइड की जगह आ जाएगी और ई साइड की जगह पी साइड। तुम सेकंड डायग्राम में देख सकते हो, पहले ये यहाँ पर था और ये यहाँ पर था। तो अब ये आगे शिफ्ट होने के कारण एक एक साइड पीछे चले गए हैं। तो अब जो हमारे पास ये जो फॉर्माइल मिथ्योनिन और सेरीन था, जो पहले ए साइड पर हुआ करते थे, अब वो आ गए हैं पी साइड के ऊपर। तो अब ये हमारे पास पी साइड के ऊपर पड़ा हुआ है। और ये जो एंड जो लास्ट वाला जो था हमारे पास क्लियर है, अभी अनचार्ज हो गया, अब हमें इसको बाहर फेंक देना है। अब हमारे पास एक नया यहाँ पर आ जाएगा टीआरएनए। जब एक नया टीआरएनए, मान लो हमारे पास यहाँ पर एक नया टीआरएनए आ गया, ठीक है, एक नया टीआरएनए आ गया हमारे पास, ये कोई कोई अमीनो एसिड लेके आया है। और ये जो हमारे पास पुराना वाला था अनचार्ज टीआरएनए, ये तो बाहर निकल गया। अब ये वाला जो है फॉर्माइल मिथ्योनिन और सीरीन, ये दोनों इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे। फिर राइबोसोम थोड़ा सा मूव करेगा अगले कोडोन पे, एंड फिर लास्ट वाला जो टीआरएनए होगा वो बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से होती है एलोंगेशन, तो ये चेन बढ़ती चली जाएगी। तो ये तुम देख सकते हो। सबसे पहला क्या हुआ कि अमाइनो असाइल टीआरएनए एंजाइम को बाइंड करा एट द ए साइट। सबसे पहले हमने यही देखा कि वो बाइंड होगा। जब सेकंड वाला नया वाला आएगा तो ये सबसे पहले वाला सीरीन जो ए साइड पर आया ना, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स तो पहले ही बन चुका था, यहाँ तक तो पहले ही हो चुका था ए सेशन के अंदर। अब जो नया वाला मेरा वो ए साइड पर आएगा। सेकंड स्टेप में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा जो यहाँ पर फॉर्माइल मिथ्योनिन और सीरीन के बीच में बना है। और थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास होगा कि राइबोसोम मूव करेगा, जिससे ट्रांसलोकेशन होगा और एलोंगेशन हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं, अभी हमने ट्रांसलेशन को रोकना भी है, क्योंकि हमारे पास अगर मान लो जितनी हमें चेन चाहिए थी पूरी की पूरी चेन बन गई। तो इस डायग्राम को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ वाला जो लास्ट वाला टीआरएनए था जो यहाँ पर था वो जा चुका हुआ, पहले वाले स्टेप में हमने देख चुके हम। और यहाँ पर पूरी चेन बनी हुई है। देखो सबसे पहले फॉर्माइल मिथ्योनिन, फिर सीरीन, फिर डिफरेंट 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 जो हमारे पास सीक्वेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास पूरी की पूरी चेन बन चुकी है। हमने पॉलीपेप्टाइड चेन को बाहर निकालना है, ये कब होगा,
सबसे पहले हमारे पास 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं यू, जिसको हम ऐसे रन कर सकते हैं यू आ, यू जा एंड यू अग। तो यू ए, यू जी ए एंड यू ए जी, ये तीनों हमारे पास होते हैं स्टॉप कोडॉन। तो सबसे पहले हमने देखा कि ए साइड के ऊपर एक रिलीज फैक्टर आके बाइंड कर गया, जिसको हम बोलते हैं रिलीज फैक्टर 1। जब भी कोई स्टॉप कोडॉन एनकाउंटर करते हैं, जैसे यहाँ पे यूएजी है, यूएजी से स्टॉप कोडॉन, तो यूएजी हमारा स्टॉप कोडॉन है जो कि बाइंड कर गया, इसके साथ हम बाइंड कर गया रिलीज फैक्टर 1। रिलीज फैक्टर 1 ने करा क्या, पूरी की पूरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी, जो प्रोटीन हमने बनाया, इस पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को बाहर निकाल दिया। यही हम चाहते थे। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, अभी पॉलीपेप्टाइड चेन को बाहर निकाल दिया, अभी हमें रिलीज फैक्टर को भी बाहर निकालना है। रिलीज फैक्टर को बाहर निकालने के लिए हमें कभी कभी रिलीज फैक्टर 3 बाउंड विद जीडीपी लगाना पड़ता है, और रिलीज फैक्टर 3 भी बाद में अपने आप से चला जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं रिलीज फैक्टर 3 आया था और ये रिलीज फैक्टर 1 को भी बाहर ले गया। अब देखो यहाँ पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास ए साइड अब खाली है, पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ से निकल चुकी है, पॉलीपेप्टाइड चेन निकल चुकी है और ए साइड खाली है, ई साइड भी खाली है। तो यहाँ पर ए साइड के ऊपर एक आर आर एफ चीज बाइंड कर दी। ये आर आर एफ होता है राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर। तो ए साइड के ऊपर बाइंड करा राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर, और इसके कारण क्या होगा कि जो हमारे पास राइबोसोम है वो थोड़ा सा मूव करेगा, एंड मूव करने से क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास टीआरएन है ये ई साइड पर चला जाएगा, राइबोसोम रिलीज फैक्टर पी साइड पर चला जाएगा एंड ए साइड फ्री हो जाएगी। अब ए साइड के ऊपर एक ई एफ जी फैक्टर बाउंड करके आके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास राइबोसोम रिलीज फैक्टर है, इसमें और ई एफ जी जीडीपी बाउंड जो आया था हमारे पास, एनर्जी वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सारे सारे कॉम्प्लेक्स को तोड़ देगा। यानी कि हमारे पास राइबोसोम रिलीज फैक्टर भी खत्म, ई एफ जी भी निकल गया, जो अनचार्ज डीएनए एक बचा था वो भी निकल गया, एमआरएनए भी अलग हो गया, 30 सबयूनिट भी अलग हो गया, 50 सबयूनिट भी अलग हो गया, 30 सबयूनिट के ऊपर फिर से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हम ये चीजें कर सकते हैं कि रिलीज फैक्टर जो है यहाँ पर क्यों आके लग पा रहा है, जैसे हम आर एफ वन की बात करें, ये ए साइड पर क्यों लग पाया, ये इसलिए लग पाया था क्योंकि इसकी शेप थोड़ी थोड़ी टीआरएनए के साथ मैच करती है, तो ये कंबाइन कर सकता होता है। इकोलाई जो कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, उसके पास 3 रिलीज फैक्टर होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉप कोडॉन्स को रीड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ट्रांसलेशन। ओके सर, ओके, थैंक यू सो